तो चलिए आज टेक की दुनिया की एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसे ट्रेंड की कहानी जो कुछ साल पहले तक हर समस्या का रामबाण इलाज माना जाता था और आज कहानी थोड़ी बदल गई है। आइए माइक्रो सर्विसेज के इस उतार चढ़ाव वाले सफर को जरा करीब से समझते हैं। अरे याद है वो जमाना जब हर टेक कॉन्फ्रेंस, हर ब्लॉग पोस्ट, हर मीटिंग में बस एक ही नाम गूंजता था, माइक्रो सर्विसेज। ऐसा लगता था मानो सॉफ्टवेयर बनाने का इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी लहर थी जिस पर हर कोई सवार होना चाहता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असलियत प्रचार से कहीं ज्यादा पेचीदा निकली। आज वही कंपनियां जो बड़ी धूमधाम से माइक्रो सर्विसेज की तरफ भागी थीं, अब थोड़ा रुककर सोच समझकर कदम उठा रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जिसे हम माइक्रो सर्विसेज गोल्ड रश कह सकते हैं। एक ऐसा समय जब हर कोई इस नई चमचमाती टेक्नोलॉजी में अपना भविष्य देख रहा था। तो सबसे पहले ये माइक्रो सर्विसेज हैं क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बड़े से एप्लीकेशन को छोटे छोटे आज़ाद टुकड़ों में तोड़ने का तरीका है। जैसे एक टुकड़ा सिर्फ यूजर्स को संभालेगा, दूसरा ऑर्डर्स को और तीसरा पेमेंट्स को। और ये सब आपस में एपीआईज के जरिए बातें करते हैं। इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है एक बड़े फैंसी फूड कोर्ट का उदाहरण। सोचिए, हर डिश के लिए एक अलग स्टॉल है। एक स्टॉल सिर्फ टाको बनाता है, दूसरा सिर्फ पिज्जा, तीसरा सिर्फ सोडा बेचता है। सब अपने अपने काम में माहिर हैं। तो भाई इतना हल्ला क्यों मचा था? अरे वादे ही इतने जबरदस्त थे। हर टीम अपने स्टॉल यानी अपनी सर्विस पर आज़ादी से काम कर सकती थी। अगर पिज्जा स्टॉल पर भीड़ बढ़ गई तो सिर्फ उसी को बड़ा कर दो, पूरे फूड कोर्ट को नहीं। और गजब की बात, अगर टैको मशीन खराब हो गई तो भी पिज्जा और सोडा तो मिलता ही रहेगा, मतलब फॉल्ट आइसोलेशन। लेकिन हर बड़ी पार्टी के बाद सुबह एक हैंगओवर तो होता ही है। और माइक्रो सर्विसेज की इस शानदार पार्टी का हैंगओवर था बेहिसाब कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता। यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। वो ट्रेंडी फूड कोर्ट बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे चलाने वालों को ही पता था कि ये एक लॉजिस्टिकल दुस्वप्न है। इतने सारे अलग अलग स्टॉल्स के बीच तालमेल बिठाना, डिलीवरी संभालना, हर जगह के बिल मैनेज करना, ये सब एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। अब टेक की दुनिया में ये सिरदर्द कुछ ऐसा दिखता है। सर्विसेज को एक दूसरे को ढूंढने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए और उन्हें एक साथ चलाने के लिए आपको एक पूरी फौज खड़ी करनी पड़ती है। और ये न सिर्फ बहुत मुश्किल है बल्कि बहुत महंगा भी पड़ता है। और फिर आती है असली मुश्किल। सोचिए, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, पेमेंट के लिए कार्ड स्वाइप किया, लेकिन पेमेंट मशीन फेल हो गई। अब क्या? क्या ऑर्डर कैंसिल हो गया? क्या पैसे कट गए? जब सब कुछ अलग अलग टुकड़ों में होता है तो एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम में भूचाल ला सकती है। और गलती ढूंढना, अरे वो तो जासूसी करने जैसा है। एक पारंपरिक सिस्टम में सब कुछ एक ही डायरी में लिखा होता है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में आपको दर्जनों अलग अलग डायरियों में जाकर ये पता लगाना पड़ता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ थी। इसमें घंटों बल्कि कभी-कभी दिन लग जाते हैं। और डेटा का क्या? हर सर्विस का अपना अलग डेटाबेस होता है। मतलब फूड कोर्ट के हर स्टॉल का अपना अलग हिसाब किताब। अब ये पक्का करना कि इन सब का हिसाब हमेशा एक दूसरे से मेल खाता रहे, एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और आखिर में ये सब आकर रुकता है पैसे पर। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा स्टॉल उतने ज्यादा मैनेजर, उतनी ज्यादा बिजली, उतना ज्यादा किराया। मतलब माइक्रो सर्विसेज चलाने का खर्च भी काफी ज्यादा होता है। तो इस पूरे हैंगओवर और कंफ्यूजन के बीच कहानी में एक पुराने हीरो की वापसी होती है, लेकिन एक नए और ज्यादा समझदार अवतार में। मिलिए मॉडर्न मोनोलिथ से। तो ये मॉड्यूलर मोनोलिथ क्या है? सोचिए, ये है तो एक ही एप्लीकेशन, लेकिन इसके अंदर कोड को बहुत ही सलीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स यानी मॉड्यूल्स में बांटा गया है, जिनकी अपनी साफ सुथरी सीमाएं हैं। अगर माइक्रो सर्विसेज एक बिखरा हुआ फूड कोर्ट था, तो मॉड्यूलर मोनोलिथ एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट की किचन है। यहाँ भी सलाद बनाने का स्टेशन अलग है, ग्रिल का अलग और डेजर्ट का अलग, लेकिन सब एक ही छत के नीचे हैं। कम्युनिकेशन सुपर फास्ट होता है और तालमेल बिठाना बेहद आसान। और इसका सीधा असर परफॉर्मेंस पर दिखता है। फूड कोर्ट में एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक जाने में जो समय लगता है, वो है एक धीमी नेटवर्क कॉल।
लेकिन एक ही किचन में एक शेफ दूसरे को बस आवाज लगाता है, ये है एक बिजली की तेजी वाली मेथड कॉल। स्पीड का ये फर्क बहुत बड़ा होता है। तो कुल मिला के फायदे क्या हुए? आर्किटेक्चर आसान, डेवलपमेंट और डीबगिंग में कोई सिरदर्दी नहीं, परफॉर्मेंस तेज और सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च भी कम। मतलब माइक्रो सर्विसेज की लगभग हर बड़ी समस्या का यहाँ एक सीधा और सरल समाधान मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि माइक्रो सर्विसेज बेकार हैं और उन्हें भूल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का असली हीरो कोई एक नहीं बल्कि एक समझदारी भरा संतुलन है। चलिए देखते हैं कि आज की दुनिया में सही रणनीति क्या है। ये टेबल देखिए पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। अगर टीम छोटी या मीडियम साइज की है, जहां तेजी से काम करना और लागत कम रखना जरूरी है, तो मॉड्यूलर मोनोलिथ एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन अगर गूगल या नेटफ्लिक्स जैसी कोई बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है, तो वहां माइक्रो सर्विसेज की जरूरत आज भी है। तो आज की स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है, एक अच्छे साफ सुथरे मॉड्यूलर मोनोलिथ से शुरुआत करो। सिस्टम को सिंपल रखो और तेजी से काम करो। और भविष्य में जब सिस्टम का कोई एक हिस्सा वाकई बहुत बड़ा हो जाए और उसे अलग से स्केल करने की जरूरत पड़े, तो सिर्फ उसी हिस्से को निकालकर एक माइक्रो सर्विस बना दो। ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट है। और यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। एक बढ़िया डिजाइन वाला मॉड्यूलर मोनोलिथ बड़े से बड़ा काम भी संभाल सकता है, और वो भी कम सिरदर्द के साथ। माइक्रो सर्विसेज एक बहुत शक्तिशाली हथियार हैं, लेकिन हर लड़ाई के लिए तोप की जरूरत नहीं होती। तो अगली बार जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की बात हो, तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या हम एक विशाल फूड कोर्ट की सारी जटिलताओं के लिए तैयार हैं, या फिर एक सुव्यवस्थित कुशल रेस्टोरेंट किचन से शुरुआत करना ज्यादा समझदारी होगी? चुनाव पूरी तरह से आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है।